अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वर्क की डेफिनेशन है। वर्क की डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद रख लेनी कि जो वो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, वर्क कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फोर्स है वो एक्ट करती है एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमारे पास वो फोर्स जो एक्ट करती है विद एन एंगल थीटा और रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के डायरेक्शन के मुताबिक। तो इसी सूरत में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एफ डॉट डी के इक्वल हो जाएगा। और जब हम डॉट हटाएंगे तो डॉट हमारे पास जब एंगल आ जाएगा तो डॉट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डी कोस थीटा। डॉट हटाए तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपने याद रखनी है कि वर्क क्या है। तो वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर का मतलब क्या होता है कि भाई मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है स्केलर और वेक्टर के दरमियान। जब स्केलर होता है तो मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन ना होगी, और वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। तो वर्क के अंदर क्या है, हमारे पास वर्क स्केलर है, तो इसी वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। वर्क की डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन आपने किस तरह निकालनी है उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट में बोलो, बना देंगे। और वर्क की जो डायमेंशन हमारे पास है दी आपने रट लेनी है कि कैपिटल एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2 हमारे पास वर्क की डायमेंशन है। और वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, जूल, जोल, जूली, जो भी बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं जूल, कुछ बोलते हैं जूल, कुछ बोलेंगे जूली, तो जो भी बोलना है अपने बोल सकते हो। यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल होता है। और ये हमारे पास फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है, फॉर्मूले के मुताबिक यानी W इक्वल टू एफ डी उन्होंने उस तरह अपने मर्जी से लिखा होगा। तो न्यूटन और मीटर यानी फॉर्मूले जो उसका फॉर्मूला है वर्क का, उसी मुताबिक उन्होंने यहाँ से वो चीज़ लिखी हुई है कि हमने किस तरह से इसका यूनिट निकाला। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो ये आपने यहाँ से वर्क का यूनिट याद कर लेना है, डायरेक्ट भी आप जूल याद रख सकते हो। बाकी ये पैटर्न है फॉर्मूले के थ्रू उस वर्क का जो फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ पर मौजूद है, जिसको हमने देख लिया कि हमारे पास एक सपोज यू लिफ्ट अ मास ऑफ 20 kg। आपने एक मास को लिफ्ट किया जो कि 20 kg का है, और डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया था वो 2 मीटर का था, फिर आपने रख दिया। देन द वर्क यू डू, ऐसी सूरत में जो आपने वर्क किया वो कितना था। तो एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल को हमने समझना होगा तो तभी समझ आएगी चीज़। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है ताकि अगर टाइम नहीं मिला तो आप ऑलरेडी देख सकते हो। तो सबसे हमारे पास जो मास है वो कितना है, मास हमारे पास है 20 kg। तो एक चीज़ आपने देख ली कि भाई मास गिवन है। उसके बाद जो डिस्टेंस हमने कवर किया था वो कितना था, 2 मीटर का था। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई वर्क कितना हुआ वो बताओ। तो वर्क के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो वर्क W इज इक्वल टू एफ डी। तो एफ डी होता है, तो एफ डी को इस तरह लिख देंगे। अब एंगल की कोई बात नहीं हो रही तो एंगल को हमने हटा देना है, सही है। एफ डी कोस थीटा करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिंपल एफ डी लिख दिया मैंने। अब मेरे पास एफ है, एफ तो नहीं है, डी है, हाँ डी तो है, डी की जगह डी की वैल्यू लिख देंगे। तो डब्ल्यू को मैं लिख दूंगा क्योंकि डब्ल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, एफ। तो एफ नहीं है, इसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई लिख दो। और डी में वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 मैंने लिख दिया। अब बताओ एफ किसके इक्वल होता है, तो एफ इक्वल होता है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम दिया हुआ है, हाँ भाई एम दिया हुआ है, कितना है, 20 kg का है, तो मैं लिख दूंगा एम की जगह 20। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8, तो मैं ये भी लिख दूंगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 192। अब बोलो ये 192 में एफ की जगह लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि एफ मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो 192 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन का आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा, 392। और वर्क का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, जाउल, जूल, जोली, जो भी बोलो वो होता है हमारे पास। तो 392 जूल हमारे पास इसका वर्क का आंसर आ जाएगा, 392। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी कैलकुलेशन भी देख सकते हो। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास जो ग्रेविटी है वो अपोजिट होगी फोर्स की, यानी जो भी चीज़ हवा में पड़ी हुई है नेगेटिव में जा रही है, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, और मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई डिस्टेंस क्या होगा, तो तब जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, -9.8 होगी। तो -9.8 होगी, तो मान के चलो अगर कोई चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ और या फिर ऊपर पड़ी हुई है, उस चीज़ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। या ऐसे समझो कि कोई ब्लॉक मैंने ऊपर रखा हुआ है और मुझसे पूछा जा रहा है तुम ग्राउंड पे हो, अब बताओ कि इसकी डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस ऐसी सूरत में जो फाइंड आउट करोगे आप, तो तब आपने क्या करना है, वो चीज़ ऊपर रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है, रेस्ट कर रही है आराम से, तो ऐसी सूरत में मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जो चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ऊपर की तरफ है। ऊपर से अगर मैं इसको फेंकूँ तो तब ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ आ रहा है। लेकिन हवा में मौजूद है तो तब ये ग्रेविटी के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये जब नेगेटिव हो जाएगी ग्रेविटी तो तब आंसर क्या आएगा, -392। क्यों -392 होगा, क्योंकि
जब मैं इसको 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -192। अब ये -192 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहाँ पर -392 इस तरह से आ जाएगा। जब ग्रेविटी नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव। समझ आ गई? तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगर हमारे पास फोर्स जो है वो नॉन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो हमारे पास क्या होगा, वी कैन ऑलवेज फाइंड द वर्क डन बाय कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हमारे पास फोर्स नॉन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो ऐसी सूरत में हमारे पास हमेशा क्या होगा, फाइंड द वर्क डन बाय कैलकुलेटिंग। तो ऐसी सूरत में हम हमेशा वर्क डन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल को हम जो है उसके थ्रू जो है वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो भाई F = kx है, ऐसी सूरत में जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा, जो फोर्स यहाँ पे गिवन है वो इंक्रीज होगा किसके साथ, लीनियरली इंक्रीज होगा x के साथ। तो F = kx इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स F है वो इंक्रीज होगा लीनियरली x के साथ। ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है। अब एनर्जी से रिलेटेड काफी डिटेल में यहाँ पर चीज लिखी हुई है और ये कोई इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यू के अंदर भर के इससे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। है तो सिंपल सी चीज, बस आपको एनर्जी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, वो कैपेसिटी है फिजिकल सिस्टम की जिसके थ्रू हम जो है वो काम कर सकते हैं। और ये एनर्जी जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आती है। अब एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आती है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एनर्जी मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती है। तो एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म हो गए। यहाँ से एमसीक्यूज बन गए, 3 उठा के दे देंगे, चौथे ऑप्शन में बोल देंगे ऑल ऑफ देम। तो आपको बोलेंगे इनमें से कौन सी एनर्जीज जो है मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर होती है या फिर नहीं होती, ट्रू फॉल में भी पूछ सकते हैं। तो एनर्जी को नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी सॉर्टेड, इट कैन बी स्टोर। एनर्जी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, यानी एनर्जी को आप स्टोर भी कर सकते हो, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स है, हो सकता है इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम इसको स्टोर कर सकते हैं और इसके फॉर्म को दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चीज क्लियर हो गई, सिंपल सी चीज है। और ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाई जाती है एनर्जी, मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और न्यूक्लियर, किसी भी फॉर्म में एनर्जी पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज जस्ट अ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। तो ये आपने एज इट इज याद रख लेना है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट सपोज दैट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन हाफ टाइम, लेकिन यही सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो कि यहाँ पर हुआ है ये हमारे पास आधे टाइम में हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या चीज जो है हमारे पास वो ट्वाइस होगी। तो हमारे पास जो पावर है, हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो ट्वाइस होगी, तभी हमारे पास आधे टाइम में वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क हो सकता है। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारे पास यहाँ पर पावर का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये गाड़ियां वाड़ियां देते रहते हैं अक्सर फिजिक्स के अंदर। तो ये इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए न्यूमेरिकल के ऊपर डिटेल्स है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, मैं अलग से न्यूमेरिकल के ऊपर फिजिक्स 101 मिड टर्म से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।